हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे एंड ये वीडियो आपको एंड तक एक आइडिया दे देगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम आईपीओ एनालिसिस की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। मैक्रोटेक डेवलपर्स रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर है सिंस 1986 एंड इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था मुंबई के अंदर बाय मेकिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड देन ग्रेजुअली उनने कई सारे सेगमेंट्स के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा एंड उन्होंने अपनी प्रेजेंस को भी डाइवर्सिफाई करा एंड अब मैक्रोटेक डेवलपर्स की प्रेजेंस इंडिया, दुबई, यूके, सिंगापुर, यूएसए जैसी कंट्रीज़ के अंदर है। एंड इस वीडियो में मैं आगे चलूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्रोटेक डेवलपर्स लोडा डेवलपर्स के नाम से भी जानी जाती है। अब हम फर्दर बात करें इस कंपनी की तो इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल सेल्स वैल्यू लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है एंड इवन इस कंपनी ने वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड डील क्रैक कर रखी है एंड उसकी वैल्यू थी 4050 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड अब अगर हम रिसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी ने 91 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग, ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस जैसे कई सारे सेगमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स करे हैं। सो बेसिकली कंपनी का बिजनेस हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो, इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग। देन सेकंड है लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क पोर्टफोलियो। सो इस सेगमेंट के अंदर कंपनी एक 800 एकर्स का प्रोजेक्ट प्लान कर रही है इंडस्ट्रियल पार्क का एंड इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पालवा में है। ये एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास में जगह है। देन जो थर्ड सेगमेंट है इस बिजनेस का वो है कमर्शियल पोर्टफोलियो। इसके अंदर आते हैं ऑफिस प्रोजेक्ट्स एंड रिटेल प्रोजेक्ट्स एंड कंपनी की 47 सब्सिडरीज कंपनीज हैं एंड 2 एसोसिएट कंपनी हैं। एंड अब हम इंडस्ट्री ओवरव्यू की बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंडस्ट्री अच्छी ग्रोथ दिखाती है इन फ्यूचर तो उस इंडस्ट्री की मेजर कंपनीज भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। सो इसीलिए इंडस्ट्री का ओवरव्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2008 के अंदर $50 बिलियन की थी एंड 2017 के अंदर $120 बिलियन की, यानी कि इस इंडस्ट्री ने 10% की ग्रोथ दिखाई थी एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि बाय 2030 ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी कि 17.7% की ग्रोथ दिखाएगी एनुअली ये इंडस्ट्री। एंड इसके साथ एक और फैक्टर इस इंडस्ट्री को बूस्ट देगा वो है एफडीआई का इन्वेस्टमेंट एंड अभी कंस्ट्रक्शन थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसके अंदर एफडीआई इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा हम अगर और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें इस इंडस्ट्री में तो सबसे पहला है रैपिड अर्बनाइजेशन। सो आप सभी जानते होंगे कि अर्बन एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कितनी डिमांड रहती है इसकी। सो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ दिखेगी। अब सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, यानी कि पहले इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली में रहते थे लोग, एक ही घर के अंदर 2-2, 3-3 फैमिलीज रहती थी एक साथ। अब ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि सिंगल फैमिलीज अपने अलग अलग घर के अंदर रहना प्रेफर कर रही है। सो इसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड क्रिएट होगी। द नेक्स्ट फैक्टर ये है कि इनकम लेवल ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया। सो लोगों की इनकम एंड स्पेंड करने की हैबिट इंक्रीज हो रही है एंड ये हैबिट सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में नहीं देखी जा रही बल्कि टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर भी देखी जा रही है। एंड इस इंक्रीज की वजह से ही जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ है उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड इंक्रीज होते हुए दिख सकती है। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है एंड हमारे डिसीजन में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो अब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सो इस कंपनी के सीईओ है शेषव डी ऑफ टाउनशिप एंड रेंटल एसेट्स। इन्होंने 2010 के अंदर कंपनी को ज्वाइन करा था एंड इनके पास 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन कंसल्टिंग। एंड इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मिस्टर शेषव मैकेंजी के अंदर एसोसिएट प्रिंसिपल थे। देन इस कंपनी के सीएफओ सुशील कुमार एम, अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सीए, सीएस, सीएफए
एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हैं एंड इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आदित्य बिरला ग्रुप एंड JSW स्टील लिमिटेड के साथ भी काम कर रखा है। देन हम बात करें प्रेसिडेंट की इस कंपनी की, तो वो है मिस्टर प्रतीक बी एंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है मिस्टर दीपक सी। अब हम इस कंपनी के प्रमोटर्स पे जो लिटिगेशन लगे हुए हैं उनकी बात करते हैं। सो टोटल 11 क्रिमिनल केसेस, 4 सिविल केसेस प्रमोटर्स के अगेंस्ट पेंडिंग हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट लिटिगेशंस की बात करें तो 10 क्रिमिनल केसेस एंड 4 सिविल केसेस पेंडिंग है। सो ये बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेड फ्लैग है कंपनी के लिए। तो अगर हम कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखें तो उसके अंदर हमें ये देखने में आ रहा है अपने फैमिली मेंबर्स एंड सब्सिडरीज को लोन दे रखा है एंड वो जो लोन दे रखा है वो या तो लो इंटरेस्ट रेट पे है या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है। अब अगर मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताऊं तो कंपनी ने अपना पैसा कम इंटरेस्ट रेट या फिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट रेट पे ब्लॉक कर रखा है। सो अगर कंपनी इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती तो वो एक अच्छा रिटर्न कमा पाती या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती। सो इधर कंपनी की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड है इस ट्रांजैक्शन के साथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो अब आपको आपकी स्क्रीन पे कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्राफ दिख रहा होगा। सो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा मेजर इंक्रीज नहीं दिखाई दे रहा हमें कंपनी के रेवेन्यू में। इनफैक्ट कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी स्टेगनेंट सा ही है। एंड अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें तो लास्ट 3 इयर्स के अंदर डिक्रीज हो रहे हैं। एंड अब अगर हम कंपनी के 9 मंथ फाइनेंशियल देखें ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21, तो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी ने 9,273 करोड़ की सेल करी थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 यानी कि अभी तक कंपनी 2,915 करोड़ की सेल कर पाई है। एंड इस ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन का रीज़न जो है वो पेंडेमिक है, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे लोगों की इनकम एंड उनकी स्पेंडिंग हैबिट पे बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने में। सो कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखें तो वो कुछ इतने अट्रैक्टिव लग नहीं रहे। लेकिन अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ को देखें तो कंपनी के ROCE एंड ROE काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 18 एंड 19। बट फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर एक अच्छा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका रीज़न अगेन पेंडेमिक है। सो आफ्टर पेंडेमिक हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिटर्न्स कंटिन्यू रखे। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस की। इसमें हम बात करेंगे कि कंपनी जिस प्राइस पे अपने IPO को लेके आ रही है क्या वो अंडर वैल्यूड प्राइस है या फिर ओवर वैल्यूड। सो अगर हम कंपनी के EPS की बात करें वो 18.46 का है। एंड अगर इससे हम कंपनी के PE रेशियो निकालें तो वो 26.33 आ रहा है। एंड अगर हम इंडस्ट्री एवरेज PE रेशियो देखें तो वो है 42.14। सो PE रेशियो के हिसाब से कंपनी अपना IPO अंडर वैल्यूएशंस पे लेके आ रही है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वापस कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण कंपनी एंड इवन इस इंडस्ट्री के अंदर एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। चलिए अब मैं आपको जल्दी से इस IPO की डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये IPO 7 अप्रैल 2021 को ओपन हो रहा है एंड इसकी क्लोजिंग डेट है 9 अप्रैल 2021। एंड अगर हम कंपनी के IPO प्राइस की बात करें तो उसका रेंज रहेगा 483 से 486 पर शेयर। एंड इस IPO के अंदर 30 शेयर्स का पर लॉट होगा। एंड ये कंपनी 22 अप्रैल 2021 को लिस्ट होगी। एंड अगर हम इस कंपनी का पर्पस जाने इस IPO के पीछे, तो इस IPO से जो पैसा आएगा कंपनी अपने डेट को पे करेगी, वो कई लैंड्स को एक्वायर करेगी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। एंड जो लास्ट रीज़न है वो है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। एंड अगर हम कोटा लोकेशंस की बात करें तो QIB के लिए 50% रहेगा, HNIs के लिए 15% एंड रिटेल कोटा है 35%। चलिए अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं एंड अब हम कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना एक अच्छा डिसीजन रहेगा या फिर नहीं। सो अब मैं सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करूँ तो मैक्रोटेक डेवलपर्स रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है एंड उनकी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। इसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रीमियम चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर से। देन कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के अंदर। सो ये कस्टमर्स को काफ़ी सारी चॉइसेस प्रोवाइड करती है। अब हम इस कंपनी के रिस्क की बात करें तो कंपनी के पास हाई डेट है, इवन दो इस सेक्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास हाई डेट मिलता ही है।
देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कंपनी के पास अभी नेगेटिव कैश फ्लो है एंड नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी के बिजनेस को काफ़ी वर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। एंड अगर हम कंपनी की कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को देखें तो वो टोटल 782 करोड़ की होती है एंड ये इनके रेवेन्यू के हिसाब से काफ़ी मटीरियल अमाउंट है। सो इन द एंड अगर मैं बात करूँ सो पर्सनली कुछ मेरी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट ये कंपनी अंडर वैल्यूएशंस पे आ रही है, तो हो सकता है आपको इस IPO के अंदर 20 to 30% का गेन देखने को मिले। लेकिन ये तभी होगा जब अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल होगी इस IPO के लिए, क्योंकि हमने देखा कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन IPO भी काफ़ी डिसेंट लग रहा था लेकिन मार्केट कंडीशन उसकी फेवरेबल में नहीं थी, इसलिए वो IPO डिस्काउंट पे खुला। तो ओवरऑल अगर लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो इस IPO में लिस्टिंग गेन्स आपको तभी मिल पाएगा जब मार्केट इस IPO के फेवर में होगा, वरना ये IPO डिस्काउंट पे भी खुल सकता है। सो इस IPO के अंदर एक हाई रिस्क एपेटाइट वाला इन्वेस्टर ही अप्लाई करे एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च एंड खुद के रिस्क को समझ के इस IPO के अंदर अप्लाई करिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस IPO के रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।